गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस चैप्टर में रक्त के बारे में, लसिका के बारे में, हृदय के बारे में, इन सब के बारे में हमने देखा है। उम्मीद करता हूं कि हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक आपको समझ में आया है। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही शानदार जो टॉपिक है, जिसका हमने काफी सुना हुआ होगा। एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों ECG। क्या नाम है? ECG। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी कि हृदय का विद्युत चित्रण लेख जिसको कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपने इससे पहले के जो टॉपिक में देखा होगा कि हृदय चक्र कैसे होता है। एक बार इसको दोबारा से फटाफट रिवीजन करवाता हूं कि मान लीजिए ये हमारा हृदय है ना, और ये हृदय के चारों कक्ष हैं इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि स्टार्टिंग में जो पहली जो एक्टिविटी होती है उसमें क्या होता है कि हृदय के इन दोनों कक्ष में, दोनों चैम्बर्स में ब्लड का फ्लो होता है ना। यहां से आता है आपके अशुद्ध रक्त, यहां क्या आता है? अशुद्ध रक्त जो है वो यहां अंदर आता है, और यहां पर आपके फ्लो करता है शुद्ध रक्त। क्लियर? फर्स्ट एक्टिविटी के बाद में जब सेकेंड एक्टिविटी होती है, उस समय क्या है कि ये दोनों जो चैम्बर है नीचे की ओर खाली हो जाते हैं, राइट। उसके बाद में क्या होता है कि इन दोनों के भर जाने के बाद में निलयों में प्रकुंचन होता है, यानी कि निलय सिकुड़ते हैं। तो निलय जब सिकुड़ते हैं दोस्तों, तो यहां से जो ब्लड है वो दोनों खाली होते हैं, यानी कि दोनों जो चैम्बर है, दायां निलय और बायां निलय, ये दोनों के हृदय में जब सिकुड़न होता है, जिसको अपन कहते हैं सिस्टोल, तो सिस्टोल के समय यहां से जो रक्त है वो निकल करके कहां जाता है? यहां से रक्त निकल करके जाता है हमारे फुफ्फुस में। कहां जाता है दोस्तों? यहां से निकल करके जाता है आपके फुफ्फुस में, यानी कि लंग्स में। क्लियर? तो लंग्स में जो ब्लड जा रहा है वो आपके क्या है? इनप्योर, यानी कि अशुद्ध। और जो बायां जो निलय है, बायां निलय से रक्त निकल करके कहां जाता है? वो जाता है हमारे शरीर के विभिन्न भागों में, यानी कि बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें उनकी सप्लाई की जाती है। क्लियर? तो इस ECG के थ्रू ये देखा जाता है कि आलिंदों में कितना ब्लड आया, निलयों में कितना आया, कितनी उनकी यूं मान लीजिए टोटल जो हार्ट है उसकी इनपुट और आउटपुट, उसको मेजर किया जाता है। क्लियर? और उसी को एक इलेक्ट्रिक वे के रूप में इसको डिटरमाइन किया जाता है, जांचा जाता है। अगर आपने कभी कोई मूवी के अंदर या कभी हॉस्पिटल का अगर चक्कर पड़ा हो, तो आपने देखा होगा कि एक लंबी कोई स्ट्रिप देते हैं डॉक्टर, है ना, और उसमें आपने अगर गौर किया है तो ऐसी ऐसी कुछ आपको लाइनें जो है वो आपने इस तरीके से यूं फील की होगी, देखा होगा आपने, है ना। तो ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग के ऊपर दोस्तों मैसेज है। हर एक लाइन के ऊपर जो भी बिल्डिंग्स बनती है, इन हर एक बिल्डिंग्स का अपना एक मैसेज होता है, और उस मैसेज की जो लैंग्वेज है वो एक डॉक्टर को पता होती है। क्या कारण? कारण ये कि डॉक्टर ने उस चीज को अच्छे से पढ़ा हुआ होता है ना, और उस चीज को प्रैक्टिकली भी उन्होंने देखा हुआ होता है। ठीक है ना। तो चलो आज हम देखते हैं कि ये ECG होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो बिल्डिंग आप जो देख रहे हो, ये आपके ECG का एक जो स्वस्थ जो व्यक्ति है उसका एक रेखा चित्र है, यानी कि ग्राफ है। इसको अपन क्या कहते हैं? ECG। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे इसका केवल फुल फॉर्म ही पूछ ले, है ना, कि ECG का पूरा नाम बताइए। समझ रहे हो? तो आपको इसका पूरा नाम बताना है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें तो इसमें मैसेज क्या क्या है, क्या इसमें इसको रीड किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, तो जो P जो बिल्डिंग है, यानी कि ये वाली जो बिल्डिंग है, इसमें जो आलिंद है, तो आलिंदों में जो उद्दीपन होता है
उद्दीपन कह दीजिए या उसका ध्रुवण कह दीजिए, है ना। तो आलिंदों में जो एक्टिविटी होती है ना, इनपुट आउटपुट, उसको मेजरमेंट किया जाता है, पी के थ्रू लिखा जाता है। तो ये जो बिल्डिंग है उसको पी से डिनोट करते हैं। क्लियर। उसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना, ये जो बिल्डिंग है QRS, इसको कॉम्प्लेक्स या संकुल कहते हैं। तो ये जो QRS जो कॉम्प्लेक्स है, ये दोस्तों ध्यान रखना निलयों से संबंधित है। निलयों में जो अध्रुवण की जो प्रक्रिया होती है ना, तो निलय क्या एक्टिविटी कर रहा है, सिंक जो हो रहा है, सिकुड़ रहा है ना, उस एक्टिविटी को आपके यहां इस बिल्डिंग के रूप में दिखाया जाता है। और जब निलय सिकुड़ जाता है तो दोस्तों आपने पढ़ा हुआ है कि वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में आता है। तो ये जो बिल्डिंग है ये निलयों के पुनः अपनी अवस्था में, या यूं कह दीजिए पुनः नॉर्मल अवस्था में आना, या यूं कह सकते हो कि वापस उसका रिलैक्सेशन होना या फिर अनुशिथिलन। तो ये जो एक्टिव है निलयों के पुनः पहले वाली स्थिति। तो निलयों की पुनः पहले वाली जो स्थिति है उसको बताता है। और या इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें जो शिथिलन है ना, शिथिलन, तो शिथिलन को ये भी बताता है। और इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि आलिंद पीता है ना, आलिंद पीता है। तो इसको आप ट्रिक के हिसाब से याद कर सकते हैं, कि आलिंद पीता है भी, पीता है। तो यहां पी से हो गया आपकी पी बिल्डिंग। और पी बिल्डिंग ध्यान रखना दोस्तों आलिंदों से संबंधित है कि आलिंदों में क्या उद्दीपन हो रहा है ना, कि इसमें ब्लड आ रहा है और ब्लड जो निकल रहा है, इनपुट और आउटपुट। जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, ऊपर वाले जो 2 कक्ष होते हैं जिसको अपन दायां और बायां आलिंद कहते हैं, उनसे ये संबंधित है। और ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग दोस्तों संबंधित है आपके निलय के ध्रुवण कह दीजिए, है ना, या निलय का जो उद्दीपन है उससे संबंधित है। निलय के ध्रुवण या उसके उद्दीपन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो ग्राफ जो बनाते हैं, अब ये बनाते कैसे हैं, अब इसकी हम बात करते हैं प्रैक्टिकली। जब आप कभी भी जो कार्डिक जो विभाग है, हृदय जो विभाग होता है हॉस्पिटल में, वहां आप जाएं तो पेशेंट्स के क्या करते हैं कि इस तरीके से स्विच की तरह लगा देते हैं, है ना। तो और उस मॉनिटर में आप उसको पिप 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 की जो साउंड है वो साउंड आप सुनते हो। तो वो जो साउंड है वो और कुछ नहीं है, वो इसका मेजरमेंट करा जाता है हार्ट का, जिसमें जो वायर होते हैं, तार होते हैं, वो अपने दोनों हाथों में, पैरों में, है ना, और हार्ट के दोनों साइड, इधर है ना, तो 2-3 साइड में इन इलेक्ट्रिक जो प्लग होते हैं, है ना, जो आगे रबर के कैप के रूप में होते हैं, और उनको क्या करते हैं बॉडी के इधर उधर चिपका करके सेट कर देते हैं। और उसी वायर से इलेक्ट्रिक जो आप कह सकते हो करंट की तरह कह सकते हो, यानी कि जो मशीन होती है उसमें लो पावर का जो होता है करंट, बैटरी से जो इनपुट है, उससे क्या है कि ये स्ट्रिप निकलती है और वो हमारे हृदय की जो भी इनपुट और आउटपुट है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देती है, जो कि इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपके टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं, आपका अगला जो टॉपिक है वो है दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोहरा रक्त परिवहन। दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण कि ये जो फीचर्स है स्तनधारियों के अंदर यूनिक कैरेक्टर है कि इनमें हृदय की मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें रक्त का दोहरा परिवहन पाया जाता है। तो पहले मैं इन शब्दों को बताता हूं। दोहरा का मतलब है दोस्तों 2 बार या 2 टाइम। ठीक है। रक्त हमने पढ़ा हुआ ही है, परिवहन या परिसंचरण भी कह सकते हो, यानी कि
रक्त का 2 बार चक्कर निकालना। और सिंपल भाषा में बात करूं तो हृदय में, मान लीजिए हमारा हृदय है, हृदय में रक्त का 2 बार आना। फर्स्ट टाइम ब्लड आया, बाहर निकला, फिर वापस आया और फिर बाहर निकला। रिपीट कर रहा हूं, ब्लड जो है, रक्त जो है, वो हृदय में एंटर करता है अशुद्ध के रूप में, आ गया। यहां से शुद्ध होने के लिए कहां जाता है? फेफड़ों में, यानी कि लंग्स में। और कहां तक? कुपिकाओं तक। कुपिकाओं में गया, वहां से इनप्योर को प्योर किया गया, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड किया गया। और वही रक्त जो है ऑक्सीजनेटेड होकर के वापस से हृदय में आता है। राइट? कौन आता है? फुफ्फुस सिरा द्वारा। और फिर यहां से फिर इसको पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के रक्त का हृदय में 2 बार आना जाना होता है। और इसीलिए दोस्तों इस कैरेक्टर को, इस सिचुएशन को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या पाथवे, या इसको दोहरा रक्त परिवहन या परिसंचरण कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, यहां इसको हम दोबारा से बात करते हैं कि देखिए बॉडी, ये देखिए बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन से दोस्तों ध्यान रखना, जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा ब्लड है? ये CO2 वाला रक्त है, यानी कि अशुद्ध। कौन सा है दोस्तों? अशुद्ध रक्त है। ये अशुद्ध रक्त आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है। ये अशुद्ध रक्त दोस्तों कहां जाता है? ये जाता है हमारे दाएं आलिंद में, है ना। किसके थ्रू? महाशिरा के द्वारा, है ना। महाशिरा के द्वारा, ये देखिए महाशिरा के द्वारा जो ब्लड है वो क्या है कि आपके हृदय में एंटर कर जाता है। महाशिरा से रक्त जाता है नीचे इस चैम्बर में, और इस आलिंद से चला जाता है आपके नीचे, यानी कि राइट वेंट्रिकल, दाया निलय। और दाएं निलय से दोस्तों आपने पढ़ा हुआ है, जो रक्त है वो इससे निकल करके और आपके कहां जाता है? वो जाता है दोस्तों फेफड़ों में। किसके द्वारा जाता है? और ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमने बात की हुई है, पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी। इस फुफ्फुस धमनी के द्वारा दोस्तों ये जो अशुद्ध रक्त है, ये जो अशुद्ध रक्त है, ये फेफड़ों में यानी कि लंग्स में डाल दिया जाता है। और लंग्स में आपने पढ़ा हुआ है दोस्तों पिछले चैप्टर में कि कुपिकाओं को श्वसनीय सतह कहते हैं, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है? तो जब यहां अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर दिया जाता है, इट मींस इसमें ऑक्सीजन डाल दी जाती है, अब उसको कहते हैं दोस्तों शुद्ध रक्त। क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त कौन सा होता है? ये अपने को पता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है, ये कौन लेके आता है? फुफ्फुसीरा यानी कि पल्मोनरी वेन। तो इसको भी हमने अच्छे से देखा हुआ है। तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड वापस से अंदर आता है जाने में। और वो कहां आता है? वो आता है दोस्तों आपके, कहां आता है? बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद में आने के बाद में ये जो ब्लड है ये जाता है बाएं निलय में, और बाएं निलय से ये ब्लड, ध्यान रखना, एक चाप के द्वारा, इसको महाधमनी चाप या फुफ्फुसीय चाप कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो टर्न करता है, ये टर्न कर रहा है फेफड़ों की तरफ, ये टर्न कर रहा है नीचे की तरफ, तो इसको चाप कहते हैं, है ना, आर्क जिसको कहते हैं, आर्क। तो यहां से ये महाधमनी द्वारा, जिसको अरोटा भी बोलते हैं, क्या कहते हैं? अरोटा। तो अरोटा या महाधमनी के द्वारा ये हृदय से निकल करके दोस्तों और शरीर के विभिन्न जो भाग हैं, टॉप टू बॉटम, है ना, वहां तक इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचा दिया जाता है। क्लियर? तो दोस्तों ये जो सिस्टम बनता है कि रक्त का हृदय में 2 बार परिवहन होना, एक बार अशुद्ध के रूप में और दूसरी बार शुद्ध रक्त के रूप में। क्लियर? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं।
अब दोस्तों हम इसमें एक टॉपिक छोटा सा और देख रहे हैं, धमनी और शिराएं। ये हमने इसका अंतर तो पढ़ा हुआ है ही है, तो इसकी हम थोड़ी सी चर्चा और करते हैं यहाँ कि जो सिरा है, क्या दोस्तों, कि जो सिरा है और जो धमनी है ना, ये ध्यान रखना, ये तीन अलग अलग कोशिकाओं की परतें होती है, उनसे मिलकर के बनी हुई एक नलिका होती है, जिसमें दोस्तों ध्यान रखना कि जो लेयर होती है, इन लेयर को कहते हैं बाह्य कंचुक, मध्य का जो भाग है उसको बोलते हैं मध्य कंचुक, और इनर मोस्ट जो होता है उस इनर मोस्ट को कहते हैं आपके अंतः कंचुक। क्या कहते हैं? बाह्य कंचुक, मध्य कंचुक और अंतः कंचुक। आउटर, इनर, मिडल और इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट। इसमें ध्यान रखना ये जो मसल्स होती है इनके अंदर वो आपके चिकनी यानी कि स्मूथ टाइप की मसल्स होती है। दोस्तों मसल्स के ऊपर भी हमने किसी न किसी वीडियो में जरूर टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है कि पेशियां कितने प्रकार की होती है, और इससे जस्ट पहले जब हमने हृदय पेशियों के ऊपर चर्चा की थी तो उस पर भी हमने चर्चा की कि जो पेशियां हैं दोस्तों तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन। कंकाल पेशियां, इसको ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं, चिकनी पेशियां, इसको अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं, और हृदय पेशियां, राइट। तो जो चिकनी पेशियां होती है दोस्तों उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये स्वतः ही अपने हिसाब से काम करती है। तो ध्यान रखना, धमनी हो, सिरा हो, है ना, तो वो जो है ये कंप्लीट तीन अलग अलग कोशिका का जो स्तर है उनसे बनी हुई होती है। तो उसको मैं रिपीट कर रहा हूं, आउटर, मिडल और इनर मेम्ब्रेन, यानी कि बाह्य कंचुक, मध्य कंचुक और अंतः कंचुक, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या, यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि धमनी और सिरा के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अवकाशिका है, सिराओं में दोस्तों ध्यान रखना अवकाशिका बड़ी होती है। अवकाशिका का मतलब है आप कैविटी समझ सकते हो, इसको आप गुहा भी कह सकते हो। तो सिराओं में अंदर का जो डायमीटर है, खोखला जो भाग है वो बड़ा होता है, ठीक है, जबकि धमनियों में ये जो अवकाशिका है वो क्या होती है, वो आपके छोटी होती है, राइट। तो अवकाशिका सिराओं में बड़ी जबकि धमनियों में छोटी होती है, राइट। और ये इनका कोशिकीय प्रदर्शन है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो बनाया गया है ये इनकी कोशिका के स्तर को बताया हुआ है कि जो धमनी और सिराएं हैं वो इस तरीके से कोशिकाओं की बनी हुई होती है। इसमें मैं रिपीट कर रहा हूं, बाहर का जो स्तर है उसको बाह्य कंचुक कहते हैं, इसके अंदर का जो भाग है उसको मध्य कंचुक कहते हैं, और सबसे भीतरी जो लेयर होती है उस लेयर को अंतः कंचुक कहते हैं, यानी कि इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो टॉपिक है आपका दोहरा रक्त परिवहन वो आपको अच्छे से समझ में आया है। मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि हृदय में रक्त का 2 बार आना। देखिए इसको एक बार और अच्छे से सिंपल डायग्राम से दोबारा से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए ये हमारा हृदय है और ये हृदय का अपना चैम्बर है। तो एक बार आप और अच्छे से सुन लीजिए कि हृदय में रक्त का 2 बार आना। तो मान लीजिए ये कोई ड्रॉप थी, ये ब्लड की कोई बूंद है, ठीक है। तो ये है क्या, ये अभी अशुद्ध है, अशुद्ध रक्त। तो ये अशुद्ध रक्त दोस्तों चला गया हृदय के अंदर, यानी कि दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से ये जो रक्त है वो चला गया दाएं निलय में, दाएं निलय में, और दाएं निलय से दोस्तों ये निकल करके, दाएं निलय से दोस्तों ये निकल करके कहां गया, ये निकल करके चला गया आपके लंग्स में। कहां गया? लंग्स में। लंग्स में जब ये ब्लड की जो ड्रॉप है, ध्यान रखना दोस्तों, ब्लड की जो ड्रॉप है जो शुद्ध हो जाती है, ये वापस एंटर करती है आपके बाएं आलिंद में,
और बाएं आलिंद से ये नीचे एंटर करती है और यहां से अब इसको पहुंचा दिया जाता है शरीर के विभिन्न, है ना, शरीर के विभिन्न जो भाग है वहां पर इसको पहुंचा दिया जाता है। तो अब आप क्या समझे? देखिए, बहुत सिंपल और टेक्निकल चीज बता रहा हूं कि हृदय का ये जो भाग है, हृदय का ये जो यानी कि दाहिना जो भाग है, उसमें दोस्तों क्या रहता है? उसमें आपके अशुद्ध रक्त रहता है। इस भाग में क्या रहता है? इस पूरे भाग में दोस्तों अशुद्ध जो रक्त है, अशुद्ध जो रक्त है वो रहता है। और जबकि लेफ्ट जो पार्ट है, लेफ्ट पार्ट में दोस्तों जो ब्लड रहता है वो रहता है आपके शुद्ध रक्त। अब आपको एक रोचक चीज बताता हूं। जब बच्चा मां के पेट में होता है, यानी कि भ्रूण की अवस्था में होता है, उस समय दोस्तों ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? अंतरालिंद पट। तो अंतरालिंद पट में दोस्तों छेद होता है। गौर से सुन लेना कि अंतरालिंद पट में भ्रूण अवस्था में छेद होता है, जो कि डिलीवरी के बाद में, यानी कि बच्चे के पैदा होने के बाद में उसको धीरे धीरे फिल कर दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीजन से कई बार ये जो छिद्र है दोस्तों, ये भरता नहीं है और गैप रह जाता है। और ऐसे बच्चे को आपने सुना होगा कि भी हृदय में छेद है, दिल में छेद है, तो दोस्तों वो यहां होता है। और अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, मुझे ये बताइए, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए दोस्तों, अब इसमें बीच में छेद है, राइट? तो यहां अशुद्ध रक्त है और यहां शुद्ध रक्त है, तो ये दोनों जो ब्लड है ये मिक्स हो जाते हैं और ऐसे कंडीशन को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लू बेबी सिंड्रोम। और इस कंडीशन में बच्चे की मृत्यु जो है वो हो जाती है। लेकिन आजकल जो हमारी साइंस है बहुत एडवांस हो चुकी है और हो रही है ना, तो इसको ट्रीट कर दिया जाता है, और इसको सर्जरी करके या बाईपास सर्जरी करके इसको छेद को फिल कर दिया जाता है, राइट? कहीं कहीं आपने सुने होंगे कि इसमें जो वाल है, वाल खराब हो गए, स्टंट डलवाया, तो वो सब कुछ इस हृदय से संबंधित है। जिसमें जो वाल्स होते हैं, है ना, कि जो महाशिरा अंदर खुल रही है, उस महाशिरा के अंदर भी वाल्व होते हैं, तो वो कई बार खराब हो जाते हैं, तो उसको भी चेंज किया जाता है सर्जरी के थ्रू, और या यूं समझ लीजिए ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको एक बेहद ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक और था, वो था दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। अब इसमें एक और टॉपिक है दोस्तों, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और वो है आपके यकृत निर्वाहिका तंत्र। क्या है दोस्तों? यकृत निर्वाहिका तंत्र। यकृत निर्वाहिका तंत्र, हिपेटिकल पॉर्टिकल सिस्टम कहते हैं, हिपेटिकल पॉर्टिकल सिस्टम कहते हैं यकृत निर्वाहिका तंत्र, या इसको त्रिक भी बोलते हैं। अब ये है क्या दोस्तों? यकृत का आहार नाल और हृदय की जो धमनियां है ना, ये जो शिराएं हैं, धमनियां हैं, यानी कि रक्त की जो वाहिनियां हैं, उनके बीच में गजब का कॉम्बिनेशन होता है, गजब का तालमेल होता है, और उस तालमेल को ही क्या कहते हैं? यकृत निर्वाहिका तंत्र, उसको त्रिक भी बोलते हैं। समझ रहे हो? रिपीट कर रहा हूं कि यकृत का जो हमारा पाचन तंत्र से संबंधित जो है ये, उसका और हृदय के बीच में बहुत अच्छी सी कोऑर्डिनेशन होता है, संबंध होता है, और उसी संबंध को दोस्तों आपके कहते हैं यकृत निर्वाहिका तंत्र कहते हैं। अब ये यकृत निर्वाहिका तंत्र है क्या, उसको बताने से पहले दोस्तों मैं आपको यकृत की जो आंतरिक संरचना है वो बताना चाहूंगा। अगर हम यकृत का कट करके, है ना, यकृत का एक स्लाइस निकाल करके और उसको अगर देखें तो वो कैसे दिखाई देता है, उसके ऊपर हम पहले चर्चा करते हैं और फिर मैं इस टॉपिक के ऊपर आता हूं। ठीक है? तो देखिए दोस्तों, होता क्या है
कि जो यकृत है, यकृत जो है यानी कि लीवर जो है वो आपके हिपेटिक सेल का बना होता है, यानी कि यकृत कोशिकाओं का बना होता है, और वो कुछ इस तरीके से होता है। ये जो कोशिकाएं हैं ये एक दूसरे के इस तरीके से अरेंज रहती है कि एक वेसल्स की स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी कि नलिका की तरह स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताएं कि यकृत कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। यकृत कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, यकृत जो कोशिका है उसका मुख्य कार्य यह है दोस्तों कि यकृत के अंदर किसका निर्माण करना? पित्त का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? पित्त का निर्माण करना। क्लियर? तो देखिए, ये जो सेल्स है वो इस तरीके से अरेंज होकर के और एक नलिका की तरह संरचना बना लेती है ना? लग रहा है जैसे कोई ट्यूब्स हो, और इनके बीच बीच में विशेष प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह है वो इसमें पाया जाता है। कनेक्टिव सेल्स किसको कहते हैं? या संयोजी ऊतक। तो विभिन्न प्रकार की जो सेल्स हैं वो इसमें कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक की भांति, किसकी तरह दोस्तों? संयोजी ऊतक की भांति इसमें कार्य करती है। किसकी भांति कार्य करती है? संयोजी ऊतक के भांति, यानी कि कनेक्ट करने का जो कार्य है वो करती है। ये लो, ठीक है। अब देखिए पहले तो इसकी बात करें, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों आपके यकृत कोशिका, हिपेटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत कोशिका यानी कि हिपेटिक सेल। इस यकृत कोशिका के द्वारा दोस्तों जो फ्लूइड बनाया जाता है, जो लिक्विड बनाया जाता है, वो लिक्विड यहां इकट्ठा हो जाता है। तो लिक्विड दोस्तों यहां पर धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है, इन कोशिकाओं के बीच के स्थान में इकट्ठा होता जाता है। जो क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है? इसको कहते हैं दोस्तों पित्त, अंग्रेजी में कहते हैं बाइल, है ना? पित्त या बाइल, जिसको आपने पाचन तंत्र में यकृत नामक जो टॉपिक है उसमें आपने पढ़ा हुआ है ना? तो इस पित्त के जो कार्य है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलो एक क्वेश्चन मेरे दोस्तों से पूछना चाहूंगा कि पित्त का कार्य क्या है, वो आप जरूर एक छोटे से शॉर्ट लाइन के रूप में आप बताएंगे कि पित्त का कार्य क्या है। क्योंकि दोस्तों आपने पाचन तंत्र में इसको पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ बाइल और बाइल जूस, है ना? कि पित्त का कार्य क्या है। चलो तो देखिए, ये जो पित्त जो है ये जब बन जाता है दोस्तों, तो ये बंद करके और एक ट्यूब इसके पीछे की तरफ है ना, ट्यूब के रूप में ये आगे खुलता है, नली के रूप में ये नलिका आगे यहां खुलती है। और दोस्तों इस नलिका को दोस्तों कहते हैं आपके, क्या कहते हैं? पित्त वाहिनी। डक्ट भी इसको आप कह सकते हो, है ना? अब होता क्या है कि इसके पास में दो और ट्यूब्स होती है। एक होती है दोस्तों आपके धमनी की, यानी कि आपके आर्टरी, और एक होती है दोस्तों आपके वेन। एक क्या होती है? एक होती है दोस्तों वेन। तो चलो इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये तो हो गई आपके वेन यानी कि सीधा, और इसको कहते हैं आपके धमनी। तो दोस्तों ये जो तीनों का जो ग्रुप है, एक जगह जो जंक्शन है ना, उनका जो संयोजन होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर बनती है, और इसी स्ट्रक्चर को यकृत निर्वाहिका त्रिक या तंत्र कहते हैं। जिसमें दोस्तों ध्यान रखना, समय समय पर यकृत के द्वारा जो हानिकारक पदार्थ है उनका शिफ्टिंग की जाती है, राइट? और जो हानिकारक पदार्थ जिस ऑर्गन से संबंधित है उस ऑर्गन में रक्त के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है।
मान लीजिए आपके यूरिया है, तो दोस्तों यूरिया जो है वो लीवर के द्वारा अलग करके, है ना, होता क्या है कि लीवर के अंदर देखिए, थोड़ी सी हम यहां बात कर रहे हैं कि यकृत में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं दोस्तों, उसका नाम है अमोनिया, और इस अमोनिया को बदला जाता है दोस्तों यूरिया के अंदर, और ये जो काम है ये करता है दोस्तों आपके यकृत। और जब ये यूरिया बन जाता है, और इस यूरिया को, है ना, ब्लड के ही मार्फत, रक्त के द्वारा ही दोस्तों आपके आगे कहां पहुंचा दिया जाता है, आगे पहुंचा दिया जाता है किडनी के ऊपर, किडनी में पहुंचा दिया जाता है। उसी किडनी या वकृत के द्वारा इसको मूत्र के रूप में, यानी कि यूरिन के रूप में शरीर से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उत्सर्जन तंत्र। उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे शरीर के द्वारा एक्स्ट्रा जो ये वाटर है और जो हानिकारक पदार्थ है यूरिया के रूप में, उसको कैसे अलग करके और शरीर से बाहर निकाला जाता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम वापस टॉपिक पर आते हैं, और टॉपिक था आपका यकृत निर्वाहिका तंत्र। तो दोस्तों ध्यान रखना, लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम और इन वेसल्स का ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है जिसको क्या कहते हैं, यकृत निर्वाहिका तंत्र, और इसी को हिपेटिकल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे जो दोस्त हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनको अच्छे से समझ में आया है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज फटाफट लाइक कर दीजिए और मेरे साथ लगातार बने रहिए। अब हम आगे बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं दोस्तों, और वो है आपके हृदय से संबंधित बीमारियां। तो दोस्तों हृदय संबंधित जो विकार है, हृदय विकार, यानी कि हृदय संबंधित जो दोस्तों रोग है, उसमें मोस्ट कॉमन जो डिजीज है ना, जो आज के समय में यूं मान लीजिए कि गंभीर स्थिति ले रही है, इसको अपन बोलते हैं अति तनाव, यानी कि हाइपरटेंशन, है ना, उच्च रक्तदाब उसको कहते हैं। अब देखिए दोस्तों होता क्या है कि जो आपने अपने घरों में भी सुना होगा कि बीपी हाई हो गई, बीपी लो हो गई, है ना। तो बीपी हाई और बीपी लो ये है क्या, उसके पर चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो बीपी क्या है? बीपी है दोस्तों ब्लड प्रेशर। क्या होता है? रक्त दाब। अब देखो दोस्तों, एक काम करते हैं, आप एक काम करो, अपने हाथ को ऐसे देखो तो आपको पल्स फील होगी, थक थक थक, यहां लगा सकते हो, थक थक, है ना। तो जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा करके फील करता है ना, कितनी होती है पर मिनट कितनी होती है? चलो दोस्तों एक क्वेश्चन और, जो कि हमने लास्ट वीडियोस में हमने बात की हुई है कि जो हृदय स्पंदन है, क्वेश्चन और पुट करता हूं, मनुष्य में हृदय स्पंदन प्रति मिनट कितना होता है? चलो मेरे दोस्तों, आपको अपने रियल नेम के साथ में इस छोटे से और इजी क्वेश्चंस का जवाब देना है ना, कि प्रति मिनट कितना जो हार्ट बीट है, स्पंदन है, वो होती है, राइट। चलो, तो उस स्पंदन में झटके से जो ब्लड है वो फ्लो करता है, और ध्यान रखना दोस्तों, उसका जो मान होता है, अपर होता है 120 और लोअर होता है 80 mm ऑफ HG। 120/80, 120/80, ये उच्च वैल्यू होती है, हाई, और ये लो होती है। अब यदि कोई व्यक्ति, दोस्तों गौर से सुनना, अब यदि किसी व्यक्ति में 220 से ऊपर की वैल्यू आ रही है, मान लो 120, है ना, 120 से ऊपर की वैल्यू आ रही है, मान लो किसी का 220 हो गया है ना, या 200 हो गया है, 250 हो गया है, तो उसको हाई बीपी कहते हैं। और यदि इस 80 से नीचे की वैल्यू आ रही है, मान लो 60 हो रही है, 70 हो रही है ना, 50 हो रही है, तो उसको आपके लो बीपी कहते हैं। क्लियर? यानी कि रक्त जो दाब है, हाई हो जाना और लो हो जाना। उसके अलावा अगर और डिजीज की बात करें, इसको आपके हृदय सूल कहते हैं। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड हो गया आपके हृदय सूल,
हृदय सूल, राइट, कि इसमें ध्यान रखना दोस्तों, जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, रक्त का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति जो बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, है ना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी में जब ज्यादा हो जाती है तो इनसे संबंधित काफी जो बीमारियां हैं, जैसे ये हो गया, उसके अलावा हृदय घात जिसको आप कह सकते हो, हार्ट अटैक, है ना, हार्ट फेलियर, ऐसे जो डिसऑर्डर है वो आप हृदय से संबंधित देखते हो, राइट। तो दोस्तों मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि ये हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं, ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो अत्यधिक हो जाने की वजह से ये हो जाता है। कई बार कोरोनरी फेलियर इसको कहते हैं, ब्लॉकेज, है ना, कि जो धमनियां हैं, धमनी में क्या होता है, धमनी में ब्लॉक आ जाते हैं, यानी कि रुकावट, थक्का कह सकते हो, ब्लॉक कह सकते हो। तो धमनियों में क्या होता है, आपके ब्लॉक्स आ जाते हैं, तो उसमें भी क्या है, हृदय से संबंधित कुछ ना कुछ डिसऑर्डर जो है वो हो जाता है। तो दोस्तों ये था आपके हृदय से संबंधित विकार। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी दोस्तों को ये जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया है। तो एक बार दोस्तों मैं पुनः रिपीट कर देता हूं कि आज हमने जो बात की है वो हमने स्टार्ट किया था आपके ईसीजी, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रो का मतलब है कि हमने विद्युत का यूज किया है, कहीं ना कहीं करंट का यूज किया होता है ना, यानी कि उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से हम हृदय की जो कार्य प्रणाली है उसका इस तरीके से चित्रण किया है। और चित्रण को हमने एकदम अच्छे से यहां देखा है कि इसमें हर एक बिल्डिंग, हर एक ग्राफ का कोई ना कोई मैसेज होता है। इसमें दोस्तों हमने बात की कि जो पी है, पी बिल्डिंग जो है ये आलिंदों से संबंधित है। QRS ये जो कॉम्प्लेक्स है ये दोस्तों आपके संबंधित है निलयों के उद्दीपन से है, यानी कि प्रकुंचन से। जब निलय सिकुड़ जाता है दोस्तों तो हमने देखा हुआ है कि धीरे धीरे वो वापस अपनी पुनः अवस्था में आता है, यानी कि क्या होता है दोस्तों, उसमें शिथिलन होता है। क्या होता है, शिथिलन, वो आप टी बिल्डिंग से देखते हो। ठीक है दोस्तों, फिर हमने बात की कि दोहरा रक्त परिवहन किसको कहते हैं, कि हृदय में रक्त का 2 बार आना, एक बार अशुद्ध और फिर शुद्ध के रूप में। तो ये जो सिस्टम है, जो फ्लो बनता है, उसको दोहरा परिवहन तंत्र कहते हैं, और ये स्तनधारियों की मुख्य विशेषता है। इसमें रक्त धमनी और शिरा में फ्लो करता है, और धमनी और शिरा में अंतर हमने दोस्तों पिछले वीडियोस में हमने देखा हुआ है कि धमनी और शिरा दोनों अलग अलग नेचर की रक्त वाहिनियां होती है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से और पुट कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्त बताएंगे। एक अंतर बताना है आपको, इंपॉर्टेंट है ना, धमनी और शिरा, राइट, धमनी और शिरा यानी कि आर्टरी और वेन में, धमनी और शिरा में एक अंतर बताना है, बस एक अंतर बताना है ना, कि धमनियों में कैसा फ्लो होता है और रक्त का, और शिराओं में कैसा होता है। इनको देखते हुए हमने इनकी आंतरिक संरचना देखी कि ये 3 अलग अलग स्तरों से बनी हुई होती है, बाह्य कंचुक, मध्य कंचुक और अंतः कंचुक, राइट। और दोनों में अंतर क्या है इंपॉर्टेंट, कि इसमें अवकाशिका यानी कि ल्यूमेन बड़ी होती है, जबकि इसमें ल्यूमेन छोटी होती है। और दोनों किसकी बनी होती है, चिकनी पेशियों की बनी हुई होती है। उसके बाद में हमने देखा कि जो यकृत निर्वाहिका तंत्र है वो कैसे काम करता है। ये हमारे पाचन तंत्र और यकृत का अच्छा कोऑर्डिनेशन है, जिसमें अनावश्यक पदार्थों को बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। और फिर आपके इस चैप्टर का आखिरी जो पॉइंट है, हृदय विकार, यानी कि हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं, जैसे हृदय स्थूल हो गया, अति तनाव या अति उच्च रक्तचाप हो गया, और उसके अलावा हार्ट फेलियर, हृदय घात, है ना, कोरोनरी ब्लॉकेज। तो ये जो डिसऑर्डर है ये हृदय से संबंधित होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है वो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्तों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। फिर भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा जो अपने फ्रेंड्स है, सर्कल्स है, उसमें सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।